अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वीएलडीएल के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था और काइलोमाइक्रोन के बारे में और लाइपोप्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल और एचडीएल के बारे में पढ़ेंगे जो कि लाइपोप्रोटीन्स हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो काइलोमाइक्रोन था वो आप जितना भी डाइटरी फैट खाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है। आपके पास जो लाइपोप्रोटीन का जो पार्टिकल है जो उस डाइटरी फैट को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ तक, पेरिफेरल टिश्यूज़ तक, उसको बोला जाता है काइलोमाइक्रोन। आइए अब हम देखते हैं अदर पार्टिकल्स के अंदर, जैसे कि जो बायोसिंथेसिस जब आपकी बॉडी में होती है तो उसमें से जो फैट होता है उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो है आपके पास लीवर में सिंथेसाइज होता है। अभी ये किस तरह से सिंथेसाइज होता है, चलिए इसको देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जी हिपैटोसाइट, यानी कि लीवर का सेल। इस लीवर के सेल के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर या हिपैटोसाइट जो है उसके अंदर जो है वो इंटर कर रही है हिपैटोसाइट के अंदर, ठीक है। जब ये हिपैटोसाइट के अंदर इंटर कर रही है तो वहाँ से ये ग्लाइसरोल में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये पायरोवेट में भी जा सकती है। डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट के थ्रू ये ग्लाइसरोल भी बन सकती है, या ये फिर ग्लूकोज जो है वो सीधा क्या जा सकती है, पायरोवेट में इसकी कन्वर्जन हो सकती है। पायरोवेट से ये एसिटाइल को ए और एसिटाइल को ए से आगे आपके पास कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो सकती है। यू नो वेरी वेल के किस तरह से आपके पास जो है एसिटाइल को ए से कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से आपके पास जो है वो मेवालोनेट बनता है, स्कुलिन बनती है और एट दी एंड लेनोस्टिरोल, और फिर कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। तो आपको ये सारा कुछ पता है कि किस तरह एचएमजी को ए जो है वो इसमें रोल प्ले करता है और कैसे आपके पास एसिटाइल को ए से जो है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है। हम इंशाल्लाह डिटेल में अलग से इसको एक वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल को एसिस की फॉर्मेशन होती है। लेकिन बाय द वे मकसद हमारा ये है कि वीएलडीएल कैसे बनता है। तो यहाँ ग्लूकोज से पायरोवेट और एसिटाइल को ए से आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भी बन सकता है, या क्रब साइकिल के अंदर वो भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर उसमें से ग्लाइसरोल बन जाता है तो ग्लाइसरोल आपको पता है आगे जो है वो रोल प्ले करेगा। अभी देखिएगा कुछ फ्री फैटी एसिड्स आपके पास मौजूद होते हैं ऑलरेडी हिपैटोसाइट्स के अंदर। तो होता यह है कि यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड को इस वेसिकल के अंदर पैक करवाया जाता है, और जब इस वेसिकल के अंदर इसको पैक करवा के जब इसको छोड़ा जाता है आपके पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वहाँ पे इस पार्टिकल को वीएलडीएल का नाम दे दिया जाता है। यानी इस पार्टिकल के अंदर जो है फ्री फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और कोलेस्ट्रॉल और कुछ प्रोटीन्स वगैरह पैक हो जाती हैं, और ये एक पार्टिकल बन जाता है जिसको वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी वीएलडीएल बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, क्योंकि हमने तो कहा था ये फैट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, टीजी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो टीजी कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए फैटी एसिड्स और जब ग्लाइसरोल आपस में मिलते हैं तो ट्राइग्लाइसराइड ही बनता है। सो एनीवे ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल मिलते हैं और साथ यहाँ से कोलेस्ट्रॉल ऐड हो जाता है इस पार्टिकल के अंदर, इस वेसिकल के अंदर, और ये वीएलडीएल जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाता है। अभी इसके बाद क्या होता है, जब ये वीएलडीएल जाता है, चूँकि ये नेसेंट फॉर्म के अंदर होता है, तो अभी इसके पास जो है ApoB100 सिर्फ मौजूद होता है जो कि एक लाइपोप्रोटीन है, जबकि ApoC2 और ApoE जो है ये मौजूद नहीं होती इसके ऊपर, वीएलडीएल के ऊपर, जब वो लीवर से बन के सीधी ब्लड में जाती है, ठीक है, नेसेंट फॉर्म के अंदर। तो हमने प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखे। हमने कहा था कि जो पेरिफेरल टिश्यूज़ के ऊपर एलपीएल या लाइपोप्रोटीन लाइपेस है जो ब्रेक डाउन करता है लाइपोप्रोटीन्स को, वो एक्टिवेट ही तब होता है जब ApoC2 किसी जो है लाइपोप्रोटीन के पार्टिकल पर मौजूद होता है। तो लिहाजा इसके पास ApoB100 तो मौजूद होता है जो कि लीवर से इसके पास होता है जब ये सक्रीट होता है, लेकिन जब ये सीधा ब्लड में नेसेंट फॉर्म में जाता है तो उस वक्त इसके ऊपर जो है वो ApoC2 और ApoE नहीं होता, तो ये HDL से वो ले लेता है। HDL जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, तो ये HDL से क्या कर लेता है, ApoC2 और ApoE को ऑब्टेन कर लेता है। अब चूँकि इसके पास ApoC2 है लिहाजा ये टिश्यूज़ के पास चले जाएगा। जब ये जाएगा टिश्यूज़ के पास तो वहाँ पे जो है वो LPL जो क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ApoC2 जब लाइपोप्रोटीन पे होगी तो ये उसके साथ अटैचमेंट करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और यूँ क्या होगा, इसमें से
ट्राइग्लाइसराइड की ब्रेक डाउन करके जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को ऑब्टेन कर लिया जाएगा टिश्यूज़ के ज़रिए से। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। VLDL आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड बाय द लीवर एज इन नेसेंट VLDL पार्टिकल्स दैट कंटेन ApoB100। ठीक हो गया। दे मस्ट ऑब्टेन ApoC2 एंड ApoE फ्रॉम सर्कुलेटिंग HDL। ठीक है जी, HDL से उन्होंने ApoC2 और E ज़रूर लेना है क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है फैट्स को। और एज VLDL पास थ्रू सर्कुलेशन, जब VLDL सर्कुलेशन में से फिर पास कर रहा होता है C2 लेने के बाद, सो TG या ट्राइग्लाइसराइड या ट्राई असाइल ग्लाइसरोल इज़ डिग्रेडेड बाय लाइपोप्रोटीन्स लाइपेज। तो फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज इसको तोड़ते हैं, कॉज द VLDL टू डिक्रीज, जिसकी वजह से VLDL का साइज़ छोटा हो जाता है और वो मज़ीद जो है वो डेंस बन जाता है। अभी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से ये सारा कुछ हुआ है। सो यहाँ पर आप ज़रा देखें कि यहाँ से ये VLDL पास कर रहा था, ठीक है, और पास करते हुए ये VLDL टिश्यूज़ के पास गया, इसके पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज थी और ये ब्लू वाला ApoC2 था, इसने एक्टिवेट किया, यूँ इसकी ब्रेक डाउन हुई और TG की, और इसमें से ऑब्टेन कर लिया इन्होंने अपना रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। और उसके बाद ये अब VLDL डोनेट करने के बाद काफ़ी सारा TG जो है डोनेट करने के बाद कुछ इसमें मौजूद होता है, तो ये जो है अपने साइज़ में छोटा हो जाता है और अब इसको इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन IDL कहा जाता है। तो अब ये जो IDL है ये आपके पास अब ब्लड में चले जाता है, ठीक है, इसका साइज़ छोटा हो जाता है और ये मज़ीद जो है वो डेंस हो जाता है। अब ये IDL जब जाता है ब्लड के अंदर तो वहाँ पे इसकी मुलाकात फिर HDL से होती है। HDL बड़ा सखी होता है, बड़ा एक काइंड शख्स होता है, तो आप इसको ऐसे समझें। तो HDL जो है ये एक्चुअली एक, आप इसे वैसे आप समझें कि ये बड़ा एक सफाई करता है, ये सारी जो है ना आर्टरीज़ वगैरह की, ये वेसल्स की ना, ये खाकरूब है ना, तो जितना कोलेस्ट्रॉल गिरा होता है, क्योंकि आपको पता है जब कोलेस्ट्रॉल अगर गिरेगा, डेपोजिशन होगी ना, तो वहाँ पे जो है ना मैक्रोफेज जो है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ब्लड फ्लो इफेक्ट होगा और यहाँ से जो है वो आपको बहुत सारी डिजीज़ हार्ट की हो सकती हैं, ठीक है, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट हो तो उसको क्लियर करता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो कोलेस्ट्रॉल इसने जो है वो साफ़ कर रहा होता है, लिहाजा IDL चूँकि जो है इसने जाना होता है, तो ये IDL देखता है कि IDL को जब ये मिलता है तो IDL को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल देता है, और जो थोड़ा बहुत उसके पास ट्राइग्लाइसराइड होता है या ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल होता है वो ये ऑब्टेन कर लेता है। अब आपको पता है कि इसने जाना है लीवर के पास, ठीक है, तो एनीवे यहाँ से ये जैसे ही कोलेस्ट्रॉल को ऑब्टेन कर लेता है तो यानी IDL HDL से ले लेता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और बदले में उसको क्या दे देता है जी, ट्राइग्लाइसराइड उससे HDL ले लेता है। इससे ये होगा कि HDL ने जो बुरा कोलेस्ट्रॉल उठाया था सारा, वो ये इसको दे देता है, चूँकि इसने LDL बन जाना है, और ये इससे ट्राइग्लाइसराइड ले लेता है, क्योंकि यार ये जो LDL है इसकी किसी काम का नहीं होगा यहाँ पर ट्राइग्लाइसराइड, तो वो थोड़ा बहुत ट्राइग्लाइसराइड जो है वो यहाँ से HDL ले लेगा, ठीक है, तो HDL उस ट्राइग्लाइसराइड को ले लेगा और उसको कोलेस्ट्रॉल दे देगा। अब ये IDL जब ये सारा कुछ आपस में एक्सचेंज करेंगे मटेरियल को, तो कोलेस्ट्रॉल IDL लेगा और ट्राइग्लाइसराइड जो है वो देगा HDL को, तो अब IDL जो है वो क्या बन जाएगा, LDL बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा और ट्राइग्लाइसराइड कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो इसके पास ApoC2 और ApoE थे, ये भी ये वापस कर चुका होता है, इस जो है वो जो एक दूसरे को एक्सचेंज होता है इसके दौरान में ये ApoC2 और ApoE भी वापस कर चुका होता है, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं होती ना इसकी, ApoC2 और ApoE की उनको उस वक्त ज़रूरत होती है जब इन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी फ़ैट को, ट्राइग्लाइसराइड। अब ट्राइग्लाइसराइड वो डोनेट कर चुके हैं HDL को, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करे, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि लेकिन वो पार्टिकल जिनमें ApoB100 मौजूद, इस पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि ApoB100 फिर भी LDL पे मौजूद होता है। तो ApoB100 इसलिए मौजूद होता है क्योंकि जो लीवर है, लीवर के ऊपर ApoB100 के रिसेप्टर होते हैं, जिनकी वजह से LDL जो है वह लीवर के अंदर जा पाता है, ठीक है, लिहाजा ये ApoC2 और ApoE HDL को वापस कर देता है, लेकिन इसके पास ApoB100 मौजूद रहता है। सो एनीवे ये वहाँ पे जाता है और आपके पास इन मूव करता है। अब यहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है LDL के, कि LDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल को जब हासिल करता है, ठीक है, बनता तो है ना,
तो एलडीएल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो इसके अंदर चूँकि कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, हमने जैसे पहले बात की कोलेस्ट्रॉल रिच पार्टिकल होता है। ट्राइग्लाइसराइड जब देने गया था वो वीएलडीएल की फॉर्म में गया था ना। अभी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रिच पार्टिकल बन चुका होता है एलडीएल, तो ये लीवर से ज़ाहिर सी बात है बनता है। तो ये लीवर से जो है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ यानी आपके पास टेस्टीज़ हैं या एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, उनको ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हार्मोन्स वगैरह को बनाना, रेगुलेट करना, ये सारा जो है वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए से हो रहा है और ये एलडीएल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये बड़ा अच्छा काम हुआ इसका। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान इसका ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ के अंदर जो है वो डिपॉजिट करता जाता है। ये एक ऐसे ट्रक की तरह है जो कूड़े से लदा पड़ा है या गार्बेज से लदा हुआ है या फुल है, तो वो जैसे ही जैसे मूव करता है तो साथ साथ थोड़ा सा गिराता जाता है। लिहाजा ये जब गिराता जाता है इस चीज़ को, तो वो जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है और फिर इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो जगह स्वेल कर जाती है और वो ब्लड फ्लो उस जगह पे इफेक्ट हो जाता है। लिहाजा मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स वहाँ पे साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक हो गया। सो एनीवे यहाँ पे जैसा कि दिखाया भी जा रहा है कि ये अब ये एलडीएल का पार्टिकल आया और एलडीएल के जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने ApoB100 को रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। ApoB100 को रिकॉग्नाइज़ किया और उसके साथ क्या किए, बाइंड कर गए। बाइंड किए तो एलडीएल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया और जब ये रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना तो उसने उसको इन मूव करवा लिया, एंडोसाइटोसिस की वजह से इंटरनलाइज कर लिया, सेल के अंदर उसको मूव करवा लिया। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएल के बारे में। एचडीएल का सबसे अहम रोल, जैसा कि आपने देखा, ये ApoC2 दे रहा था। वीएलडीएल को इसने किस तरह ApoC2 दिया, किस तरह एडीएल के साथ एक्सचेंज किया, एलडीएल उसको बनाया। तो ये एक्चुअली एपोलाइपोप्रोटीन का एक रिजर्वियर है, ApoC2 ApoE मेनली। तो ये उनका एक रिजर्वियर है, ख़जाना है, ठीक है। अनस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की स्टेरिफिकेशन में भी हेल्प कर रहा है और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में हिस्सा ले रहा है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एचडीएल एलडीएल तमाम पार्टिकल्स को डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मेनली ये तमाम काम हो रहे हैं, किस तरह से इन डिटेल हम देखेंगे कि किस तरह रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेरिफिकेशन कैसे कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है उस अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने इन लाइपोप्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया, कैसे ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैसे चलती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।